नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चयन नियम। अब ये चयन नियम क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, कोई संक्रमण हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी संक्रमण को अनुमति मिल सकती है या नहीं मिल सकती, वो किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? चयन नियम के द्वारा, सिलेक्शन रूल। यानी कि किसी भी संक्रमण को होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से नियम हैं, वो हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चयन नियम पहले मैं लिख देता हूँ। चयन नियम क्या होता है? चयन नियम यह दर्शाते हैं कि चयन नियम यह दर्शाते हैं कि कौन सा संक्रमण अनुमत है और कौन सा निषेध। ठीक है, चक्रण नियम क्या दर्शाते हैं कि कौन सा संक्रमण हो सकता है, किसको अनुमति मिल सकती है और किसको अनुमति नहीं मिल सकती। ठीक है, कौन सा निषेध है। अब हमारे पास कुछ नियम हैं, कुछ चयन नियम जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नियमों का याद रखना है। तो कुछ चयन नियम निम्न हैं, कुछ चयन नियम निम्न हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या पहले चक्रण नियम की या पहले चयन नियम की बात हम कर रहे हैं, तो पहला चयन नियम क्या है ये ध्यान देना। ठीक है, ऐसे संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण परिवर्तित हो जाता है, निषेध होते हैं। मतलब देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और मान लो बाद में जाकर दोनों इस तरीके से हो जाते हैं, यानी कि चक्रण परिवर्तित हो जाता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो चक्रण क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो जब भी ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परिवर्तित हो जाता है, तो वो चक्रण कैसे होते हैं? वो चक्रण निषेध होते हैं। ठीक है, अर्थात मैंने आपको बताया था, अर्थात सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट में चक्रण संभव नहीं है। चक्रण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पहले चयन नियम की बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी संक्रमण में एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होता है, तो ऐसा संक्रमण भी निषेध है। ऐसा संक्रमण भी क्या है बच्चा? निषेध है। ठीक है, यदि किसी संक्रमण में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो जाता है तो भी संक्रमण निषेध है। ठीक है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होना चाहिए एक टाइम पर। क्लियर है ना? इसके अलावा हमारे पास और क्या है? देखो, एक बात मैंने और बताई थी, जैसे हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या फिर सिग्मा ऑर्बिटल है। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा एमओटी के बारे में।
तो देखो अगर हमारे पास सिग्मा है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये वाला संक्रमण तो अनुमत हो सकता है, लेकिन सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। सिग्मा से सिग्मा में जा सकते हैं, पाई से पाई में जा सकते हैं, लेकिन सिग्मा से पाई में नहीं जा सकते, ना ही पाई से सिग्मा में जा सकते। इसी तरीके से हमारे पास पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। हाँ, पाई से पाई में जा सकते हैं, पाई से पाई स्टार में जा सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग से जा सकते हैं, लेकिन कभी भी सिग्मा से पाई और पाई से सिग्मा में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो सिग्मा से पाई और पाई से सिग्मा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या थे? चक्रण नियम थे। क्या थे? चक्रण नियम थे। अब हम आगे की बात करते हैं। तो इसके लिए पहले आप क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, तो उसको ध्यान से देखना। यूवी व दृश्य, यूवी और विजिबल है ना, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग ठीक है, यूवी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं वो हमको बात करनी है यहाँ पे। तो पहली बात, किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण, किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण, ठीक है, किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण। देखो यदि हमारे पास दो अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक है, यदि दो अलग अलग पदार्थ हैं और वो दोनों ही पदार्थ एक ही तरह का स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों ही एक ही तरह का स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो जो हमारे पास यौगिक की संरचना होगी दोनों की लगभग सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यदि दो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ समान अवशोषण स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, समान अवशोषण स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ हैं, समान अवशोषण स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, तो उनकी संरचना भी समान होती है, संरचना भी समान होती है। ठीक है, संरचना को भी हम समान बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको एक पदार्थ की संरचना ज्ञात हो तो हम दूसरे पदार्थ की संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक पदार्थ की संरचना ज्ञात होगी तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ की संरचना को भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरी बात हम करते हैं, किसी यौगिक की पहचान,
ठीक है, किसी यौगिक की पहचान। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई यौगिक है और हमको नहीं पता कि वो कौन सा यौगिक है, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा तो सारे कंपाउंड एक जैसे लगते हैं, सारे ठोस एक जैसे लगते हैं, सारे द्रव एक जैसे लगते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यौगिक दिया गया है उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं, उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं और उस स्पेक्ट्रम की तुलना पहले से रखे हुए स्पेक्ट्रमों से करते हैं। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम की तुलना पहले से रखे हुए स्पेक्ट्रमों से करते हैं तो हमें यौगिक की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक से करने पर, किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के से करने पर, ठीक है, किसी यौगिक की पहचान की जा सकती है, किसी यौगिक की पहचान की जा सकती है। की जा सकती है। क्लियर है? तो यौगिक की पहचान भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या निकाल सकते हैं? और हम यहां पे निकाल सकते हैं हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। देखो अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उसके कारण भी स्पेक्ट्रम में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो स्पेक्ट्रम निकालकर हम हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना से लिख सकते हो कि यूवी व दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कितना हमारे पास हाइड्रोजन बंध है। क्लियर है? तो ये कितने अनुप्रयोग हो गए हमारे पास? 3 अनुप्रयोग हो गए। क्लियर है? तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है समपक्ष व विपक्ष समावयवता। समपक्ष व विपक्ष समावयवता का निर्धारण। ठीक है, समपक्ष व विपक्ष। अच्छा, समपक्ष और विपक्ष तो आपको पता होगा कैसे। देखो मान लो हमारे पास ये 2 कार्बन हैं, यहाँ पे समान समूह जुड़े हुए हैं A और यहाँ पे B, तो इसको समपक्ष बोलते हैं, है ना। या फिर एक जैसे समूह जुड़े हुए हैं ना, या फिर अगर हमारे पास एक जैसे समूह एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? विपक्ष समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपक्ष, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो अब इसकी बात तो हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं करनी, तो बस हमको यहाँ पर इतना बताना है, क्या हमको यहाँ पर इतना बताना है कि जो हमारे पास विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके द्वारा हम समपक्ष और विपक्ष की समावयवता के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आज की क्लास में हमारे पास हो गया चयन नियम और यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग, इतने बहुत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जैसे IR है, रमन है, ठीक है, वाइब्रेशनल है। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।